इन इन सारे तथ्यों में से एक भी गलत निकले तो मैं उसके जिम्मेदार हूँ, अपने चैनल पे कह रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा 1.5 साल तक डिप्रेशन के फेज में थे लाइफ में, और सेम टाइम पे आपको लगता था कि आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, बहुत खुशमिजाज हैं, आप कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, राइट? तो वो जो फेज आया लाइफ का कि आप डिप्रेशन में, आप सोचते थे नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, तो जाहिर सी बात है जो विचार पहले के रहे होंगे, जो आइडियोलॉजी रही होगी, उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या रहे, और मतलब क्यों, मतलब थॉट प्रोसेस जो आया आपका, पूरा इंसिडेंट में कुछ घटनाक्रम जानना चाहता हूँ उसके बारे में। और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस लाइक यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जब इस फेज में जाते हैं, फेलियर आ रहा होता है लाइफ में, घर के तमाम मुश्किलें होती हैं, तो वो ऐसा फेज उनकी लाइफ में थोड़ा आता है, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले उससे कि वो इस तरह की सिचुएशन को ना बच पाए, मतलब इस सिचुएशन से। मैं डिप्रेशन में तो एग्जैक्टली नहीं गया था, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति उसको कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली डिप्रेशन थोड़ा सा एक बहुत कठिन अवस्था होती है। मैं एंग्जाइटी से थोड़ा आगे की अवस्था में था, और प्योर डिप्रेशन शायद उसको नहीं कहना चाहिए। सिचुएशनल डिप्रेशन एक चीज होती है, कुछ कुछ वैसा मामला था। मैंने अपने बचपन से कठिन परिस्थितियां देखी हैं, और मुझे इस बात का मतलब खुशी भी है कि मैंने परिस्थितियां ऐसी देखी, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। और अगर आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिंदगी में, तो आप खुद ठीक नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है। तो मुझे परम तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिसको आप मानते हो, उसने भरपूर ऐसी परिस्थितियां दी जिनको झेलना, जिनसे लड़ना अपने आप एक चुनौती हो सकती है। मसलन मैंने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, सेल्समैन की नौकरी की। तब बुरा लगता था, अब सोच के अच्छा लगता है। उद्यम भी किया, कई ऐसे काम किए जो थोड़े से मुश्किल होंगे 17 साल के बच्चे के बारे में सोच के, क्योंकि अब मेरा बेटा लगभग 16+ साल का है, और मैं सोचता हूँ कि अगर उसको वो सब करना पड़े, तो मैं नहीं चाहता कि उसको सब करना पड़े, कोई भी पिता नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ, मेरी स्थितियां ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा, और मुझे अब लगता है कि अच्छा होगा। मजे की बात है कि उस दौर में मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उस उम्र में हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों को आराम से झेल पाते हैं, तो शायद मुझे उस समय उत्साह ही रहता था, डिप्रेशन नहीं होता था। फिर यूपीएससी की सफलताएं विफलताएं वो सब भी चलती रही, लेकिन डिप्रेशन जैसा कभी कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने कॉलेज में, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी, आप देखेंगे हर फैमिली में एक व्यक्ति होता है जिसका काम सबको खुश रखना होता है, तो मैं ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहा हूँ। सबसे छोटा था अपने घर में, मतलब हूँ भी हूँ, अब तो खैर बच्चे अगली पीढ़ी के हो गए, उससे पहले तक मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। मैं अपने दोस्तों में भी वो व्यक्ति था जो सबको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ उद्यम करता रहता है, हंसी मजाक करना, जोक्स ट्रैक करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी प्रकृति मेरी थी। इस सबसे सबको ऐसा लगता था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि डिप्रेशन तो बकवास बात है। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि जिंदगी में जब पहली बार आप कुछ झेलते हैं, तो समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है, और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं उससे पहले बहुत बुरी बुरी स्थितियां झेल चुका था, मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुई थी, क्योंकि जनरली मैं मतलब मजबूत दिल का व्यक्ति हूँ, इसमें कोई दुविधा मुझे नहीं है। 2015 में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब आपको राजनीति में जाना चाहिए, और मेरा शुरुआती जीवन में सपना था राजनीति में जाने का, अब नहीं है। 2015 में मुझे लगा कि चलो एक प्रयोग करके देख लेते हैं, चीजें जिंदगी में वेल सेटल्ड थी, लगभग सब कुछ वेल सेटल्ड था। जब सब कुछ सेटल्ड हो, अब फाइनेंशियली भी ठीक हो, सामाजिक सम्मान भी ठीक ठाक हो ही आपके पास, तो व्यक्ति की भूख राजनीतिक ताकत की बचती है। और कई दोस्त पॉलिटिक्स में थे, उन सब ने कहा कि आपको होना चाहिए, तो मुझे लगा प्रयोग करके देखता हूँ। तो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपनी सोसाइटी जहां मैं रहता हूँ वहां का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया, वहां मैंने 1.5 साल काम भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अच्छा किया। किसी की गलती नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बेकार की बात है। तो दुष्यंत कुमार ने कहा ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरी रुचि दूसरों की आलोचना करने में है नहीं, मेरी रुचि अपने आप को परखने में है। पहली बार एक नया फेज मेरी जिंदगी में आया, मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोसाइटी में कोशिश की कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सारा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पूरी सोसाइटी के कि जो भी डिस्कशन हो आमने सामने हो, उसमें सीधी सी बात है, आलोचनाएं भी खूब होती थी, और जो विपक्ष था बहुत मजबूती से अपनी बात रखता था। मैंने पाया कि मैं उतना मजबूत नहीं हूं जो राजनीति के इन प्रश्नों को सुलझा सके, झेल सके। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरे व्यक्तित्व की थी। तो मुझे लगता है कि मैं सामाजिक जीवन की उन चुनौतियों को झेलने में उतना सक्षम उस समय नहीं था कि इस तरह की हजारों आलोचनाएं, हजारों संदेहों को, आप ठीक काम करें तब भी कोई आप पे आरोप लगा दे, सरेआम आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप, चोरी का, डकैती का, आपने पैसा खा लिया, ऐसा आरोप बातचीत में कोई लगा दे। मैं आदी था नहीं उस चीज का, अभ्यस्त नहीं था। टीचर होने का एक बुरा पक्ष ये है कि टीचर क्लासरूम में तानाशाह की तरह होता है, कम से कम भारत में तो होता ही है, और तानाशाह के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो लंबे समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा सा एंशियस होने लगा, मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होशोहवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद संभाला, उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्जाइटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए मोबाइल फोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फोन छोड़ा, और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फोन छोड़ना है, पर फोन छोड़ना आसान नहीं था, मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूंगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर फेज लंबा चल गया तो अब दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है।
तो काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो हवास में अपना इस्तीफा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूँ। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूँ करता रहूँगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयाँ छूटी, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल आप कह सकते हैं एंग्जायटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा या इसके कुल मिला के टेक अवेज़ क्या हैं? पहला मैंने ये सीखा कि